में खबरें उत्तराखंड से और सबसे पहले बात हरिद्वार से करते हैं, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है और भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई है। बहादुराबाद में शनि मंदिर के पास देर रात सड़क किनारे खड़े ट्रक से एक कार टकराई है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी से कार सवार हरिद्वार जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। उधर बागेश्वर के कपकोट में देर शाम बड़ा हादसा हुआ। यहां तीख गांव के पास बेकाबू कार पिंडर नदी से टकराई है। पिंडर नदी में गिर गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सभी शवों को नदी से निकाला है। ये सभी कार सवार बदियाकोट से सोराग लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। जो पिंडर नदी थी उसमें कार गिरी हुई दिखी गई और उस कार से कुछ दूरी पर ही नीचे खाई में ही जो चौथा व्यक्ति था, जिसका नाम सुंदर ऐठानी था, वो भी मिल गया था। उसकी लाश भी बरामद कर दी गई है। इसके बाद जो 3 शव है जो कल रात को मिले थे, वो जिला अस्पताल बागेश्वर में आ चुके हैं, जिनका पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है। विकासनगर के हरबटपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देर रात हरबटपुर चौक के पास सब्जियों से भरे पिकअप और कार की जोरदार टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियों के परखच छोड़ गए। हादसे में कार सवार शख्स की मौत हो गई, जबकि पिकअप सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। बात अब शहर के सरताज की कर लेते हैं। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा नगर पालिका का चुनाव गणित जो है वो मजेदार हो चुका है। इस चुनावी गणित में किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ और किच्छा से ही बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आमने सामने हैं। दरअसल इस सीट पर पहले कांग्रेस ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया था, उसकी उम्र कम होने की वजह से नामांकन खारिज हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया, लेकिन ये निर्दलीय प्रत्याशी भी अचानक से ही गायब हो गया, जिस पर कांग्रेस के स्थानीय विधायक तिलक राज बेहड़ ने सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर बड़ा आरोप लगाया है। बेहड़ ने कहा कि बाहुबल का इस्तेमाल कर बीजेपी ने उनके समर्थित कैंडिडेट को किडनैप करवा दिया है। अब दबाव डालकर नॉमिनेशन भी वापस करा रहे हैं। आपको बता दें, नगला नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के भतीजे सचिन शुक्ला को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। बाहुबली के नाम पर इनके पास सब कुछ है, सत्ता भी है, सब कुछ है, उसका दुरुपयोग किया। अब वो आएगा, वो जरूर कहेगा कि मैं मर्जी से गया था। जो व्यक्ति 2 दिन किसी के कब्जे में रहेगा, हथियारों से डराया जाएगा, पैसे से लालच से डराया जाएगा, वो आके तो उन्हीं की भाषा बोलेगा। अब आज आ जाएगा, पर्चा वापस लेगा तो उन्हीं की भाषा बोलेगा, वो हमारी भाषा तो बोलेगा नहीं। पूरा नहीं, मेरा सपना कोई निर्विरोध का नहीं था, लेकिन अगर कोई विरोध हमारा ना करे तो मुझसे कहें हमारा विरोध करो। मान लीजिए कोई प्रत्याशी अगर पर्चा वापस ले रहा हो तो हम क्या कहें उससे, बेहड़ जी की तरह कि ना लो। बेहड़ जी ये कह रहे हैं बेहड़ जी, मैं किसी क्यों उठा ले जाऊंगा? अगर ऐसा कुछ है तो क्या उनके परिवार परिजनों ने या किसी ने कोई शिकायत की है क्या? किच्छा में नगला सीट पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को बीजेपी द्वारा किडनैप किए जाने का पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ के बयान पर सियासत है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि किच्छा में तिलक राज बेहड़ का जनाधार समाप्त हो चुका है। वे हार के डर से बोल रहे हैं इस तरह की बातें। महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी की उम्र कम थी, इसलिए उसका नॉमिनेशन रद्द हुआ। कांग्रेस किसी और प्रत्याशी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस के दबाव से बचने के लिए कोई व्यक्ति अगर इधर उधर चला जाता है तो इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। यह देखो, कांग्रेस का अपना प्रत्याशी जिसकी उम्र ही चुनाव योग्य नहीं थी, उसका रद्द होता है। कांग्रेस किसी और व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास करती है, और कांग्रेस के दबाव से बचने के लिए अगर कोई व्यक्ति इधर उधर चला जाता है, उसके लिए भाजपा कहां दोषी है? ये तो हार के कारण खिरसाली बिल्ली खम्मा नोचे वाला रोल तिलक राज बेहड़ जैसे वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। उनका जनाधार वहां समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी नगला सीट को अच्छे मतों से जीते, कितना मैं विश्वास कह सकता हूं।
नगर निकाय चुनाव के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। वहीं निकाय चुनाव के रण में उतरे बागी नेता बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही गणित बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में रूठे नेताओं को मनाने का सिलसिला भी चल रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि सभी लोगों को मना लिया जाएगा और बीजेपी के बागी अपना नाम वापस ले लेंगे। दरअसल बागियों की वजह से कई जगह पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही चाहती हैं कि बागियों को मना लिया जाए, उनका नाम वापस करा लिया जाए। सब कार्यकर्ता और जो भी ऐसे हैं तो उनको हम मना लें, तो सच्ची बात करेंगे उनसे। और मुझे लगता है कि सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी की बात मानेंगे। सब कार्यकर्ता और जो भी ऐसे हैं तो उनको हम मना लें, तो सच्ची बात करेंगे उनसे। और मुझे लगता है कि सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी की बात मानेंगे। चुनाव की हलचल तेज हो गई है। नाम वापस लिए जाने का आज आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपनी पार्टी के बागी नेताओं का नॉमिनेशन किस तरह से वापस करवाया जाए, जिन लोगों ने चुनौती को बढ़ा दी है। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, ये चुनौती तो बीजेपी के सामने भी है, कांग्रेस के सामने भी है, क्योंकि बागी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम हालात की बात करें तो किसने कितना कंट्रोल किया है? देखिए, मैंने कहा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की पहली प्राथमिकता है कि 5 बजे से पहले जो बागी मैदान में है उनको किसी तरह से मना लिया जाए, क्योंकि 5 बजे के बाद नॉमिनेशन जो वापसी की जो अंतिम डेट है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद कोई भी नॉमिनेशन वापस नहीं ले पाएगा। दोनों ही पार्टियां युद्धस्तर पर इस काम में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने अपने सांसद, विधायक, पदाधिकारी जो जिस क्षेत्र में जिसका प्रभाव है उनको ये ड्यूटी सौंपी है कि किसी भी तरह से जो बागी हैं उनको नॉमिनेशन से पहले उनका नॉमिनेशन वापस करा लिया जाए। मैं अभी बीजेपी ऑफिस में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं खासी चहल पहल है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो अभी ऑफिस में बैठे हैं। इसका सीधा ताल्लुक इस बात से है कि बागियों को किस तरह से बीजेपी मना रही है। जो विधायक है, जो पदाधिकारी हैं, जो क्षेत्र में उन लोगों से लगातार संपर्क किए हुए हैं, वो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से बात करा रहे हैं। जिनके कुछ और मुद्दे हैं तो मुख्यमंत्री भी उनसे सीधे बातचीत कर रहे हैं। कल आपने देखा कि राजकुमार ठुकराल जो पिछले 3 साल से बीजेपी छोड़ चुके थे, कल बीजेपी ने उनको भी देहरादून बुलाया, उनसे भी बातचीत हुई, क्योंकि रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल ने भी निर्दलीय वहां पर नामांकन कराया और बीजेपी को लगता है कि इससे उसका गणित वहां पर नगर निगम में गड़बड़ा सकता है। इसीलिए राजकुमार ठुकराल को कल यहां पर बुलाया गया, उनका मान मनोबल किया गया और उनसे कहा गया कि वो नाम वापस ले लें। बहुत संभव है कि राजकुमार ठुकराल आज नाम वापस ले लेंगे। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी ने कहा था कि करीब 25 नगर निकायों में ऐसे हैं जहां पर उनके बागी खड़े हुए हैं। तो बीजेपी का क्या है कि आधे से ज्यादा जो बागी हैं उनको बिठाया जा चुका है और बाकी जो बगावत करके गए हैं देर शाम तक, यानी 5 बजे से बाकियों को मनाने का सिलसिला भी चल रहा है। दोनों ही 1:30 से ज्यादा का वक्त हो रहा है इस वक्त और शाम 5 बजे तक का ही वक्त है कि कोई प्रत्याशी, कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सके। तो ये कवायद दोनों ही पार्टियों में चल रही है। इसी बीच एक बहुत ही रोचक स्थिति देखने को मिल रही है किच्छा में, जहां पर कांग्रेस की ओर से गजब के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पूर्व विधायक वो कांग्रेस के प्रत्याशी का उन्होंने नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया और जिस निर्दलीयों को समर्थन दिया है कांग्रेस ने, उसे किडनैप करवा लिया है। इस पर भी कुछ बताएं। देखिए, पूरे प्रदेश में अधिकांश सीटों पे लगभग ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जहां विवाद की स्थिति लगातार बनती जा रही है। देहरादून नगर निगम में भी कुछ यही स्थिति है। यहां पर पार्षदों को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर उनके नॉमिनेशन रद्द कराए जा रहे हैं। जो किच्छा की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर नगला जो नगर पालिका सीट है, यहाँ पर जो कांग्रेस कैंडिडेट था उसकी उम्र कम थी। ये नॉमिनेशन के दौरान ये पता लगा तो उसका नामांकन रद्द हुआ। जो पूर्व मंत्री हैं तिलकराज बेहड़, उन्होंने एक निर्दलीय को समर्थन दिया, यानी कांग्रेस ने एक निर्दलीय को समर्थन दिया। तिलकराज बेहड़ ने बाकायदा न्यूज 18 से बातचीत में ये बात कही थी कि उस निर्दलीय प्रत्याशी को, जिसको कांग्रेस इसके बाद समर्थन कर रही थी, बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने उनका किडनैप कर लिया और लगातार उससे बातचीत नहीं हो पा रही है। आज हमने महेंद्र भट्ट से यही बात जानने की कोशिश की कि कांग्रेस के आरोप हैं कि आप प्रत्याशियों को वहां पर सीधे किडनैप कर रहे हैं। तो आपने सुना कि महेंद्र भट्ट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल महेंद्र भट्ट का यही कहना है कि आखिर
कांग्रेस के प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द होता है, वो भी उम्र कम होने की वजह से, तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है, ये कहना है उनका। और जाहिर सी बात है कांग्रेस पर भी सवाल हो रहा है, जब इतना सोचकर, इतने मंथन के बाद और इतनी मीटिंग्स के बाद आपने प्रत्याशी उतारा, क्या उसकी उम्र नहीं देखी गई थी? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी संगठन ने अपने विधायकों, मंत्रियों और सांसदों पर निकाय चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की घबराहट बता रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला सेट किया है, जिसमें 47 विधायक, विधायकी का चुनाव हार चुके 23 विधायक प्रत्याशी, 8 सांसद और 2 पूर्व मुख्यमंत्री को नई जिम्मेदारी दी है। इन सभी पर नगर पंचायत से लेकर नगर निगम में भगवा लहराने का काम सौंपा गया है। पार्टी ने विधायकों, मंत्रियों को हर हाल में अपने अपने निकाय जीत कर लाने का टारगेट दे दिया है। इसमें सांसदों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। 4 विधायक प्रीतम पवार, रेखा आर्य, मोहन सिंह मेहरा और महेश जीना की विधानसभा में कोई निकाय नहीं है। पार्टी ने नजदीकी विधानसभा के निकाय में इनकी भी तैनाती कर दी है। हमने अपने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में चुनाव में लगने के लिए जो है निर्देशित किया है। 4 माननीय विधायक हमारे ऐसे हैं जिनके क्षेत्र में कोई भी नगर निकाय नहीं है, और माननीय सांसदगण भी हैं, उनसे भी हमने यही अनुरोध किया है कि अपने अपने उनके लोकसभा क्षेत्र के भीतर जो निकाय पड़ते हैं उनमें वो चुनाव की व्यवस्थाओं में लगे। विधायक की जिम्मेदारी को जो जिस तरह से पार्टी ने जो सौंपी है, उसको लेकर के विधायकों को अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। विधायक है या कोई सांसद है या कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो संगठन की वजह से है, और संगठन का कार्य सर्वोपरि है। बीजेपी के इस प्लान से कांग्रेस में बेचैनी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कार्यकाल में निकायों में कुछ काम नहीं हुए हैं। हार के डर से बीजेपी ने अब मंत्री और विधायक चुनाव में लगा दिए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि निकायों में विकास के कोई भी काम नहीं हुए हैं। आप ड्रेनेज का सिस्टम देख लीजिए, साफ सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, स्ट्रीट लाइटें देखिए, नालियां देखिए, पार्कों की स्थिति देखिए, सब चरमराई हुई है। जनता का आक्रोश और इसी से भयभीत होकर के बार बार चुनाव टालने का काम कर रही थी। और अब देखिए कि सभी अपने मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को भाजपा ने चुनाव में लगा दिया है, तो ये हार का भय है। बहरहाल चुनाव भले ही निकाय के हों, लेकिन परीक्षा बीजेपी के विधायकों को देनी है। परीक्षा इसलिए भी कि इससे विधायकों के कामकाज का परफॉर्मेंस भी तय होती है। नतीजा पक्ष में रहा तो इसे पॉजिटिव परफॉर्मेंस माना जाएगा, और यदि परिणाम अनुकूल नहीं रहा तो विधायकी के रिपोर्ट कार्ड पर संगठन की कलम भी चल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले दल बदल का दौर भी जारी है। अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने सभी को सदस्यता दिलाई। वहीं कांग्रेस ने निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। नीतियों को लेके, कांग्रेस के संविधान की विचारधारा को लेके और पार्टी संगठन को लेके आज हमारे कई ऐसे आप पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के साथ कई लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और पूरे समर्पित भाव से कांग्रेस के लिए आजीवन अपना काम करने का संकल्प लिया है। मैं इनको बधाई देता हूँ। उधम सिंह नगर पुलिस ने रिफाकत नाम के एक बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। रिफाकत यूपी के बरेली का रहने वाला है और इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके ऊपर यूपी में कई मुकदमे दर्ज हैं। चेकिंग के दौरान इसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी, जिसमें कि रिफाकत नाम का एक वांछित अभियुक्त था पुलबट्टा थाना क्षेत्र का, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। मुठभेड़ हुई और उसके पैर में गोली लगी। पुलिस के द्वारा इसकी तलाश बहुत दिनों से की जा रही थी। इसके पास से एक मोटरसाइकिल और लगभग 1 किलो स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ के लगभग है। इधर विकासनगर में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। सहसपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4,50,000 रुपए की स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर इसे जेल भेजा है।
रुड़की में 2 अलग अलग जगह से पुलिस ने 2 तस्करों को नशे के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पहला मामला पिरान कलियर का है। यहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3.5 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपी हिस्ट्री शीटर है और मुजफ्फरनगर, हरिद्वार जिले में 8 से ज्यादा केस आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं। दूसरा मामला रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से अवैध स्मैक बरामद की गई। पकड़ा गया आरोपी मुरादाबाद का रहने वाला है। चमोली के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी यहां पहुंचे और ऐसे में औली में जगह जगह अब गंदगी का अंबार दिख रहा है। नगर पालिका जोशीमठ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कूड़े को इकट्ठा किया। तकरीबन 1.5 क्विंटल कूड़ा इकट्ठा किया गया। उत्तराखंड के पहाड़ों का प्रकृति ने खूब श्रृंगार किया है और यही वजह है कि देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग खूबसूरत वादियों के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। ट्रैकिंग कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं। बर्फ गिरने के बाद से ही पहाड़ पर्यटकों से गुलजार है। नए साल में भी पहाड़ पर्यटकों से गुलजार हैं। पर्यटन स्थल हर्षिल, दयारा और केदार काठा पर्यटकों से पैक हैं। करीब 5000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हुए हैं, जो बर्फबारी के बीच कैंपिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग का मजा ले रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह पहाड़ की वादियों में पर्यटक लुत्फ ले रहे हैं। पहली बात तो इससे सुंदर कोई वैली ही नहीं है। बहुत सुंदर है ये जगह, मतलब यहाँ पे इतना पीस है। बस स्नोफॉल के बाद से और ज़्यादा अच्छी हो गई है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे पानी जम जाता है। यहाँ पे अगर पानी ना जमे तो उसके अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ के लोगों की एक खास बात यह है कि यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज और कोऑपरेटिव भी बहुत हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हर्षिल वैली और उत्तराखंड जरूर घूमने आए। केदार काठा में सूर्य उदय का नजारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्यटकों की बढ़ती तादाद से होटल कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। वहीं प्रशासन भी लगातार शीतकालीन पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। केदार काठा में सबसे जो मेन जो दृश्य है वो सूर्योदय का है। सूर्योदय यहाँ का भव्य और बड़ा दिव्य है और उसको देखकर पूरे पर्यटक मोहित हो जाते हैं। और हमारे होम स्टे वालों के माध्यम से, टूर ऑपरेटरों के माध्यम से, सभी एजेंसियों के माध्यम से सभी पर्यटकों की सुव्यवस्थित मेहमान नवाजी की जा रही है। हमारा ये प्रयास है कि ये जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं उनको जितनी भी संभव सुविधाएं हैं वो हम दें और हम दे भी रहे हैं। और ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारा एक प्रयास है, हम चाहते हैं कि बाहर के टूरिस्ट पूरे शीतकाल के दौरान जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ आते रहें। उत्तरकाशी में आने वाले पर्यटक यहाँ की हसीन वादियों को देख काफी खुश नजर आ रहे हैं और यहाँ के पर्यटक स्थल पर्यटकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं और हर साल पर्यटकों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। चमोली में नए साल के दूसरे दिन औली, कुंवारी पास, ग्वालधाम, चौफता में पर्यटकों का जमावड़ा रहा। पर्यटक यहां बर्फ से मौज मस्ती करते दिखे। इस साल चमोली में नए साल के पहले दिन 10,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे और इसके अलावा 702 होम स्टे में तकरीबन 1500 सैलानी रुक रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा हो रहा है। पर्यटकों के लिए जिला प्रशासन ने भी कई इंतजाम किए थे, जिससे सैलानी भी खुश और संतुष्ट नजर आए। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन की टीम बर्फ हटाने में जुटी है और सड़क को ठीक किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि पहाड़ आए सैलानियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी एहतियात इसके लिए बरती जा रही है। चुनौतियां हैं, इनसे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये रोड बीआरओ की है और वहाँ पे जो है हमारे पास स्नो कटर मशीन, जेसीबी वगैरह पर्याप्त मात्रा में है।
जिस भी लॉजिस्टिक की हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वुमेन पावर से लेकर के मशीनों से लेकर के पूरे हमारे पास उपलब्ध हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पहाड़ों पर जहां कभी कभी संतरा, नींबू और मौसमी जैसे पारंपरिक फलों की बहार हुआ करती थी, आज वहां इन पेड़ों का अस्तित्व ही खतरे में है। लगातार सूखते पेड़ और नई खेती तकनीकों की अनदेखी ने इन फसलों को और इन फलों को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। बागेश्वर के फलदार पेड़ जो कभी यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की पहचान हुआ करते थे, अब दम तोड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उद्यान विभाग की नीतियां पारंपरिक फलों की अनदेखी का सबसे बड़ा कारण है। पारंपरिक फलों के विलुप्त होने से न केवल किसानों की आय प्रभावित हो रही है, बल्कि यह बागेश्वर की पारंपरिक खेती और पहचान पर भी असर डाल रहा है। यहाँ के पारंपरिक फल थे, खासकर जो संतरा, नींबू और माल्टा थे, उनके उत्पादन में दिनों दिन कमी आती जा रही है। मगर जो पारंपरिक फल है वो बिल्कुल यानी कम होते जा रहे हैं। इस ओर सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नारिंग बहुत लगते थे यहाँ, अब तो पेड़ भी लगा हुए तो बिल्कुल सूख जा रहे हैं। वो अब कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई देख ही नहीं रहा है उनको। अब क्या करें, मोल लेके खाना है, 50-60 रुपया केजी कर रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से खाते हैं। उद्यान विभाग ने हाल के सालों में कीवी, स्ट्रॉबेरी और सेब जैसे बाहरी फलों पर ध्यान केंद्रित किया है। इन पर बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है, जबकि पारंपरिक फलों के लिए कोई खास योजना नहीं बन पाई है। हालांकि विभाग इसका दोष ग्लोबल वार्मिंग पर मढ़ रहा है। प्रॉब्लम देखने में आ रही है वह माल्टा और संतरा में है। जहाँ तक हम संतरा की बात करें तो संतरा में, या जिसको हम नारंगी हम पहाड़ों में कहा करते थे, जो यहाँ की स्पीसीज थी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और मुख्यतः लोगों द्वारा अपने बागानों की अच्छे से देखभाल न करने के कारण उसमें प्रोडक्शन में और उसके साइज में इश्यू आया हुआ है। पारंपरिक फलों की इस दुर्दशा ने बागेश्वर के किसानों को दुविधा में डाल दिया है। क्या आधुनिक फसलों पर फोकस करना सही है या पारंपरिक खेती के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है? यह सवाल सरकार और उद्यान विभाग के सामने है। उम्मीद है कि समय रहते इसका समाधान भी निकलेगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। पौड़ी जिला अस्पताल अब सरकार के अधीन आ गया है। पहले जिला अस्पताल पीपीपी मोड पर था, वहीं अब सरकार के अधीन आने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। व्यवस्था के तौर पर जनरल सर्जन को अस्पताल में अटैच किया गया ताकि इमरजेंसी सेवा चलती रहे, जबकि प्रदेश स्तर से अब तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिला अस्पताल को फिलहाल नहीं मिल पाए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था जुटाने में लगा है। जिले के ही दूसरे अस्पताल में सेवा दे रहे एमबीबीएस डॉक्टर को जिला अस्पताल में तैनाती दी जा रही है, जबकि जिले से ही 40 स्टाफ नर्स के साथ कुछ स्टाफ जिला अस्पताल को दिए गए। हमने अपने पौड़ी के जनपद में जो हमारे आसपास डॉक्टर्स थे, जो एमबीबीएस और सिंपल मेडिकल ऑफिसर है, उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई है। फिलहाल इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं हमने यहाँ पे शुरू कर दी हैं। हमारे जनपद में ही एक जनरल सर्जन थी जिनको हमने यहाँ पे अभी डेप्यूट कर दिया है, वो भी यहाँ पे इमरजेंसी और ओपीडी की सेवाएं आज से शुरू कर दी उन्होंने। बाकी यहाँ पे स्टाफ नर्सेज भी आ गई हैं 40 के ऊपर।